मुझको निहारो और फिर नजरें उतारो। हाँ, खुशियाँ दी इतनी सारी, सब तुम पे वारो। पर सोचती हूँ कभी कभी, कब तक रहेंगी ये खुशियाँ बनी? अगले बच्चे से पहले रखेंगे 3 साल का फासला, ताकि मुन्ने की हो सही देखरेख और तुम दोनों रहो सेहतमंद। फिर रहेंगी खुशियाँ बरकरार। और इसका एक सही तरीका है, IUCD। महिलाओं के लिए सबसे असरदार लंबे समय वाले गर्भ निरोधक उपायों में से एक है IUCD। इसे आप डिलीवरी के तुरंत बाद या फिर बाद में कभी भी अपना सकते हैं। खुशियाँ बोलो, IUCD चलो। सुनो। हाँ, अभी गाड़ी बुलाता हूँ। हेलो ममता बहन, और गाड़ी भेज दो। क्या कर रही हो तुम? अब तक तैयार नहीं हुई? तैयार तो हूँ मैं माँ बनने के लिए, और फिर से तुम्हारी दुल्हन बनने के लिए भी। डॉक्टर, पिछली बार आप वो प्रसव पश्चात का बोल रहे थे। प्रसव पश्चात IUCD यानी PPIUCD डिलीवरी के तुरंत बाद अपनाने से आप बच्चों के बीच 3 साल का अंतर रख सकते हैं। सुरक्षित और भरोसेमंद। इससे आपको मिले बच्चे और पति को प्यार करने की पूरी आजादी। प्रसव पश्चात IUCD अपनाओ और दोनों रिश्ते निभाओ। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना के प्रस्ताव के साथ कई अहम प्रस्तावों को दी गई मंजूरी। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के सिलसिले में CBI से जांच कराने संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला। मामले की जांच CBI को सौंपी। प्रदेश में 40,75,174 सैंपल की हुई कोरोना टेस्टिंग। अब तक कोरोना संक्रमण से 1,15,227 लोग हुए ठीक। और विधानमंडल का मानसून सत्र कल से होगा शुरू। कोविड-19 महामारी के चलते सदन में कराई जा रही है विशेष व्यवस्था। मंडप में मास्क लगाना होगा अनिवार्य। नमस्कार, मैं हूं अलका सिंह और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में हुई। केंद्रीय कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसलों का ऐलान किया। देश के 3 और हवाई अड्डों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत लीज पर दिया गया है। आज इसे मंजूरी दी गई। साथ ही राष्ट्रीय भर्ती संस्थान यानी कि NRA को अधीनस्थ पदों यानी कि गैर गस्टेड पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करने का अधिकार दे दिया गया है। इसके अलावा गन्ने का उचित एवं लाभकारी दाम FRP दाम 10 रुपए बढ़ाकर 285 रुपए कुंटल करने को मंजूरी दी गई। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे ऐतिहासिक सुधारों के रूप में देखा जा रहा है। ये भर्ती चयन और नौकरी में आसानी और विशेष रूप से समाज के कुछ वर्गों के लिए ग्रुप B और ग्रुप C की नौकरियों के लिए परीक्षाओं में होने वाले बार-बार के खर्च से भी बचाएगा। आज नौकरी के लिए जो युवा होते हैं उनको बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती है और उनको लगभग 20 रिक्रूटमेंट एजेंसीज है। तो कोई 4-5 में अगर परीक्षाएं देता है तो उतनी परीक्षा उतनी जगह जाना, ये सब समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसले में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती संस्था, ये परीक्षा लेने वाली कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये लेगी और
इसका करोड़ों छात्रों को लाभ मिलेगा, छात्रों को यानी युवाओं को लाभ मिलेगा जो नौकरी के लिए आवेदन करते हैं। कि ये मांग थी पूरे युवा पीढ़ी की सालों से, लेकिन नहीं हो रहा था। लेकिन इस एक निर्णय से, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी से एक परीक्षा, उससे उनकी तकलीफ भी दूर होगी, उनका पैसा भी बचेगा और मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। बहुत दौड़ धूप नहीं होगी और एक ही परीक्षा से उनको आगे जाने का मौका मिलेगा। सुशांत सिंह मामले को सीबीआई की जांच के लिए सौंपा गया है। मुंबई में 2 महीने पहले सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले की जांच सीबीआई से कराने संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के सिलसिले में पटना में दर्ज एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर करने के लिए एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि सुशांत केस की जांच सीबीआई करेगी। इस मुद्दे पर 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई पूरी कर ली थी। बिहार सरकार ने पटना में दर्ज कराई गई एफआईआर को सीबीआई के सुपुर्द कर दिया है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार मामले की जांच सीबीआई से कराने के केंद्र सरकार के फैसले का विरोध कर चुकी है। महाराष्ट्र सरकार ने पटना में दर्ज एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर किए जाने की भी मांग की थी, लेकिन इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस ने अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की थी। सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को मुंबई के बांद्रा में अपने अपार्टमेंट में फंदे से लटके पाए गए थे। सुशांत के परिवार की ओर से केस की पैरवी कर रहे वकील विकास सिंह ने इसे एक ऐतिहासिक फैसला बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि मुंबई पुलिस ने जो भी इन्वेस्टिगेशन किया उसका बड़ा लिमिटेड दायरा था, उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं था। कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि पटना पुलिस में एफआईआर करने की अब बिल्कुल जुरिस्डिक्शन था। कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि बिहार सरकार सीबीआई को रेफर कर सकता था मामले को। लेकिन इन सब के बावजूद कोर्ट ने सबसे बड़ी बात यह कह दी है कि इस सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को हम अपने कोर्ट का भी स्टैंप दे रहे हैं और कोर्ट की तरफ से भी कह रहे हैं कि ये सीबीआई से ही होनी चाहिए। और उसमें कोर्ट ने अपने तरफ से और भी ऐड कर दिया है कि कोई भी मामला जो सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा है, अगर कोई एफआईआर दर्ज होता है, वो एफआईआर दर्ज भी, वो इन्वेस्टिगेशन भी सीबीआई ही करेगी। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश कोरोना टेस्टिंग के मामले में देश में सबसे आगे हो गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में टोटल टेस्टिंग की संख्या 40,75,174 हो गई है। अब तक प्रदेश में 1,15,227 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हुए हैं और कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 5,156 नए मामले सामने आए हैं। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 5,156 नए मामले सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 49,645 है। अब तक जो लोग संक्रमण के पश्चात उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, उनकी संख्या अब बढ़कर के 1,15,227 हो गई है। रिकवरी का प्रतिशत भी बढ़कर अब 68.78% हो गया है। कल 5,620 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। संक्रमित व्यक्तियों में से अभी तक 2,638 लोगों की मृत्यु हुई है, जो कुल संक्रमित व्यक्तियों का 1.57% है। तो जो केस फैटेलिटी रेट है उत्तर प्रदेश का, वो इस समय घटकर के 1.57% हो गया है, जबकि नेशनल CFR केस फैटेलिटी रेट इस समय 1.91% है। आज लोक भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि टीम 11 की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जिन जनपदों में टेस्टिंग कम हो रही है वहां और ज्यादा टेस्टिंग कराई जाए, साथ ही कोरोना के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने बताया कि कोरोना के लिए दवा खरीद के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश में कोरोना के बेहतर इलाज और दवा की कमी न हो, इसके लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है। साथ ही RT-PCR जांच की संख्या 45,000 तक पहुंचाने की बात कही है।
राज्य सरकार ने जनपदों में कोविड के उपचार के लिए 3 करोड़ से 5 करोड़ अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई है। जिलाधिकारियों को ये फंड ऐसा दिया गया है कि वो अपने सीडीओ, अपने सीएमओ के साथ जो भी गैप्स हैं, जहाँ भी कोई कमी है, यहाँ कोई विशेष काम करना चाहते हैं, इस धनराशि से वो चीज़ों को चुस्त दुरुस्त करके आगे बढ़ा सकते हैं। चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे वो अन्य कोई सेवा हो, उसको वो आगे कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि उपचार के संदर्भ में जो आवश्यक औषधियाँ हैं और जो अन्य सामग्री, उसका तत्काल क्रय किया जाए। एक दवा है जो एक महंगी दवा है, रेमडेसिविर, इसको भी तुरंत परचेज करके मेडिकल एजुकेशन के अंतर्गत, हेल्थ विभाग के अंतर्गत जल्दी से जल्दी जहां भी मरीज हैं जिनको आवश्यकता है इनको देने की, उनको देने का निर्देश दिया है। लखनऊ में मंडलायुक्त मुकेश मेश्राम व जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश की मौजूदगी में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ कोविड-19 को लेकर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बैठक हुई। बैठक में कोविड-19 से बचाव को लेकर कंटेनमेंट, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इत्यादि पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में वैश्विक महामारी कोविड-19 से बचाव हेतु अधिक से अधिक जन सहभागिता व जागरूकता पर जोर दिया गया। बैठक में एलडीए वीसी शिवकांत द्विवेदी सहित जिला प्रशासन एवं एलडीए की टीम के साथ साथ लखनऊ के सभी रेजिडेंट वेलफेयर के अध्यक्ष, सचिव एवं महासमिति की टीम मौजूद थी। बैठक में कोरोना से निपटने के लिए सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। हर चीज़ के प्रति जागरूक करें और क्या कोविड के बचाव के प्रोटोकॉल हैं, इन चीज़ों को बताएं। इसी के लिए आज ये सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स के साथ और कोविड-19 के प्रोटोकॉल के पालनों के साथ आज WH के साथ इंटरेक्शन सेशन रखा गया और यही कहा गया कि किस ढंग से हम सभी को मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और साथ ही साथ जो कंटेनमेंट जोन की एक्सरसाइज है, जो कॉन्टैक्ट्स में लोग अगर आ रहे हैं किसी कोविड पॉजिटिव के प्राइमरी या सेकेंडरी कॉन्टैक्ट में, तो किस प्रकार से आइवरमेक्टिन का भी सेवन करना है, जो मेडिकल उसकी गाइडलाइंस है उसके अनुरूप। इन्हीं चीज़ों के लिए बैठक रखी गई थी। गुरुवार से प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू होगा। इस बार कोरोना महामारी के चलते विधानसभा के भीतर सदस्यों के बैठने की व्यवस्था भी अलग होगी। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने बताया कि कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। कोरोना महामारी के इस दौर में कुछ संवैधानिक बाध्यताएं हैं। संवैधानिक बाध्यता थी कि सदन का सत्र विधानसभा का बुलाया जाए। कल विधानसभा का सत्र जब शुरू होगा तो एक नए परिवेश में होगा, एक नई व्यवस्था में होगा। कल से उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र 11 बजे शुरू हो रहा है। कल हम अपने 4 सिटिंग मेंबर्स, जिनमें 2 माननीय मंत्री हैं जिन्हें हमने खोया है, उनके बारे में शोक प्रस्ताव करेंगे। माननीय लालजी टंडन इस सदन के सदस्य रहे, विधान परिषद के रहे, लोकसभा के रहे और राज्यपाल भी रहे हैं। उनका निधन हो गया, उन पर हम शोक प्रस्ताव पारित करेंगे। इसी प्रकार कोरोना महामारी से जूझने वाले कोरोना वॉरियर्स जिनका निधन हो गया, उन पर हम शोक करेंगे। और गलवान घाटी में भारत की तरफ से लड़ते हुए जो हमारे सैनिक शहीद हुए उनके बारे में भी एक शोक प्रस्ताव करेंगे। शेष 2 दिनों में हमारे पास तमाम सरकारी काम हैं, विधेयक हैं, अध्यादेश हैं, उन्हें सदन के पटल पर रखेंगे। तैयारी की दृष्टि से कोरोना का प्रोटोकॉल पालन करने का हमने प्रयास किया है। हमने विधानसभा के भीतर एक सीट छोड़कर बैठने का प्रबंधन किया है। दोनों तरफ लॉबीज हैं, लॉबीज में भी माननीय सदस्य बैठेंगे। दर्शक दीर्घा के भी एक हिस्से को हमने माननीय सदस्यों के बैठने के लिए आरक्षित कर लिया है। इसके अलावा 100% सैनिटाइजेशन और अपने विधानसभा के कर्मचारियों का भी 100% हमने वो कराया है कोरोना टेस्ट। माननीय सदस्यों का टेस्ट जारी है। तो ऐसी सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। हम 2 बार सभी दलीय नेताओं के साथ बैठक कर चुके हैं। आज अंतिम बैठक थी, माननीय मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। सभी दलीय नेताओं ने विधानसभा की कार्यवाही को कोरोना महामारी के मद्देनज़र उसका पूरा प्रोटोकॉल पालन करने, भौतिक दूरी बनाए रखने, हर तरह की जांच में सहयोग करने और अनुशासित ढंग से सुंदर सदन की कार्यवाही चलाने का आश्वासन मुझे दिया है। मैं सबका आभारी हूं कि सबने सहयोग का वचन हमको दिया है। पूरी विधानसभा को सैनिटाइज किया गया है। इसके साथ ही सदस्यों के बैठने की व्यवस्था भी बदली गई है। कारण स्पष्ट है कि सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए
एक सीट छोड़ करके विधानसभा के सदस्य बैठाए जाएंगे। इसके साथ ही दर्शक दीर्घा को भी विधायकों के लिए बैठने की व्यवस्था वहां भी की गई है। इसके अलावा सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। विधानसभा के लगभग सभी कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट किया गया है। इसके साथ सभी माननीय विधायकों के भी कोरोना टेस्ट कराए जा रहे हैं। निश्चित रूप से एक अभूतपूर्व होगा और एक बदली हुई व्यवस्था में विधानसभा का ये सत्र होगा। रामजी वाजपेयी के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज, लखनऊ। आज विधानसभा में कल से शुरू होने वाले विधानमंडल सत्र के लिए सर्वदलीय बैठक की गई। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण भारत के विकास के लिए नाबार्ड लगातार योजनाओं के माध्यम से इसे आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। लखनऊ में आज नाबार्ड के अध्यक्ष GR चिंतला ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत योजना से गांव, महिला और किसान की दशा बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत तभी आत्मनिर्भर होगा जब उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर होगा। कृषि क्षेत्र के लिए कई कामों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कृषि को समन्वित प्रयास के माध्यम से बदला जाएगा। प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग को बढ़ाया जाएगा। किसानों को भी हॉर्टिकल्चर और वृक्षारोपण के साथ मूल्यवान फसलों की तरफ आकर्षित किया जाएगा। इस पर रिसर्च चल रहा है। जल्द ही ये जमीन पर दिखने लगेगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का नया कॉन्सेप्ट विकसित किया जा रहा है। इसमें बटाईदारों को भी शामिल किया जाएगा, जिससे उन्हें बैंकों से सहयोग मिल सके। वाटर सेट के लिए नाबार्ड 3% पर लोन देगा। वहीं लघु, मध्यम एवं सूक्ष्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भी काम कर रहा है। एंड कंट्रैक्ट फार्मिंग पिछले 20 साल 30 साल से कंट्रैक्ट फार्मिंग का चल रहा है। जब से 91 में हमारा लिबरलाइजेशन हो गया, हर एक लाइक पेप्सी से लेकर कोको कोला तक सब लोग यही बोलता था, इंडिया में कंट्रैक्ट फार्मिंग रूल्स आर नॉट देयर, दे आर वेरी डाइसी, दे आर नॉट एनफोर्सेबल एंड फार्मर्स एंड आल्सो द मे बी एजेंसीज बोथ आर एट लॉगर हेड्स, देयर आर सो मेनी कोर्ट केसेस। लेकिन अभी ये कंट्रैक्ट फार्मिंग का नया रूप आ गया। इसका वजह से फार्मर हैज अ प्रोटेक्शन एंड द इंडस्ट्री आल्सो हैज अ प्रोटेक्शन। सो नाउ इन दैट माइक्रो फूड प्रोसेसिंग के लिए 10,000 करोड़ का एक फंड, दो इट इज आल्सो नॉट ए फंड, दैट इज आल्सो ए बैंक लोन, एक स्कीम निकाला था। और इसमें पूरा आंकड़े अगर आप देख लिया तो इंडिया में 95% ऑफ द फूड प्रोसेसिंग and the processed food is done by the small MSMEs, it's not by big companies. जो हम पेप्सी का लहर या में भी किसी को देखते हैं वो सब मिलके 5% का है मार्केट का हिस्सा। लेकिन गांव-गांव में जो हार्डशिप्स वाला, भजिया वाला जो भी है वो सब these are the MSMEs which require maybe 50,000 to 2 lakhs or at the maximum 25 lakhs of credit. बट ये लोग का कोई पैसा देता ही नहीं है क्योंकि ये बहुत छोटा है और प्रॉब्ली बैंक वाला का नज़र में ये नहीं आ गया होगा, और दे मे नॉट बी हैविंग दैट काइंड ऑफ ए क्रेडिबिलिटी। एवरीबडी वांट्स क्रेडिट एंड दे वांट्स क्रेडिट एट एन अफोर्डेबल रेट। तो नाउ दैट इज वेयर नाउ वी आर वर्किंग सो दैट आत्मनिर्भर पैकेज, आत्मनिर्भर का जो स्लोगन प्राइम मिनिस्टर दिया तो नाबार्ड में हमने उसको विशेष रूप से अपनाया। उत्तर प्रदेश में लगभग 12 करोड़ महिलाएं हैं, जिनमें 4 करोड़ महिलाएं गांव में निवास कर रही हैं। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से इन्हें जो पैसा मिलना चाहिए वो उत्तर प्रदेश में नहीं मिल पाया है। आत्मनिर्भर भारत तभी सफल होगा जब महिलाएं इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी निभाएंगी। नाबार्ड अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश में माइक्रो फाइनेंस में और तेजी लानी चाहिए, जिससे गाँव में महिलाओं को अपनी भूमिका निभाने का मौका मिले और छोटे उद्यम चलाने वालों को भी सहयोग मिल पाए। ये आत्मनिर्भर किसान और आत्मनिर्भर महिला, क्योंकि आत्मनिर्भर महिला का क्या योगदान होता है हमारा पूरा जीडीपी में। आज का दिन
सेल्फ हेल्प ग्रुप फाइनेंसिंग और माइक्रो फाइनेंसिंग दोनों मिलकर 2 लाख करोड़ है, लेकिन द पोटेंशियल इज समथिंग लाइक अराउंड 15 to 16 lakh crores। जब हमें $5 trillion इकोनॉमी में जाता 15 to 16 लाख करोड़ हो जाता, अगर यूपी का हिस्सा 20% है तो यू कैन इमेजिन रियली हाउ मच इट विल बी। नाउ दैट इज द वन इन द नेक्स्ट 5 years 6 years में यूपी हैज टू गो, सो दैट कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर दैट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर दैट काइंड ऑफ ए लेंडिंग हैज टू गो अप। सो कोरोना काल में नाबार्ड ने 70,000 करोड़ का लोन बांटा है। इसमें 2,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश को दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 362 किसान उत्पादक संगठन काम कर रहे हैं, जिसमें कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार प्रति ब्लॉक 2 FPO बनाना चाहती है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से प्रदेश सरकार ने 5 FPO प्रति ब्लॉक करने का लक्ष्य रखा है। FPO किसानों का सामान सीधे खरीदकर बाजार में बेच सकते हैं। सरकार ने इन्हें अपना बाजार बनाने की भी स्वीकृति दे दी है। उत्तर प्रदेश में बड़ा दम है और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश अच्छा काम करेगा। अगर केंद्र सरकार की योजना 2 FPO पर ब्लॉक बनाने की है, तो यूपी की योजना मंशा यह है कि हम 5 बनाएंगे, 2 से नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ जो पॉपुलेशन डेंसिटी है यूपी में 3 गुना ज़्यादा है अन्य राज्यों से, है ना। पर स्क्वायर किलोमीटर अगर अन्य राज्यों में 322 लोग रहते हैं तो यहाँ 800 लोग रहते हैं, तो 2 से काम नहीं चलेगा, 2 से दूसरे राज्यों में काम चलेगा। लेकिन इसको बहुत तेजी से ये FPO बना लेना, इसमें सफलता नहीं छुपी हुई। अगर अच्छे FPO बन जाए, और ये भी बात मैं बता दूं, यूपी में कई अच्छे FPO मौजूद हैं जिनको राष्ट्रीय स्तर पर नवाजा गया है। इस महामारी के दौर में बरेली जिले में हजारों परिवारों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना संजीवनी का काम कर रही है। प्रवासी श्रमिकों को उनके अपने गांव में ही मनरेगा के तहत काम मिल रहा है, जिससे ये लोग अपनी जीविका चला रहे हैं। जिले में 75,000 मजदूरों को काम मिला है। गांव में ही काम मिलने से ये लोग काफी खुश हैं और प्रधानमंत्री को धन्यवाद कर रहे हैं। हमें जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो चलाई गई है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, उसमें हम लोगों को बहुत काम मिला है मनरेगा में, जिससे हमारे परिवार का भरण पोषण सही तरीके से चला है और हमें राशन भी मिला है, फ्री सिलेंडर भी मिला है और हम प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाह रहे हैं। मैं दिल्ली काम कर रहा था, लॉकडाउन की वजह से मुझे समस्या हुई, फिर मैं घर पे आया। मतलब कहते हैं प्रधानमंत्री रोजगार योजना कहते हैं, मुझे क्या कहते हैं इनका सहारा मिला, बहुत मुझे काम दिक्कत हुई, परिवार चला रहा हूँ मैं, मेरे खाते में पैसे आए और मुझे राशन भी मिला। यहाँ के प्रधानमंत्री बहुत शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ से, जो इसने योजना चलाई जो चीज़ है। महामारी में मैं कोई काम नहीं था बरेली में, और रोज मोदी जी ने गांव में नरेगा चलाया, उसमें हमने काम करो और सारी योजना दी हमें, सिलेंडर भी मिला है और पैसे भी मिले हैं और राशन भी मिला है। मोदी जी को धन्यवाद। भारत सरकार के युवा मामले के खेल मंत्रालय ने फिट इंडिया मूवमेंट के तत्वाधान में एक नई पहल शुरू करने की योजना बनाई है, जिसका नाम फिट इंडिया फ्रीडम रन रखा गया है, जो 15 अगस्त से शुरू होकर 2 अक्टूबर 2020 तक चलेगी। सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए अपने को फिट रखने के लिए एक फ्रीडम रन की अवधारणा बनाई गई है। इस पहल को सफल बनाने के लिए सभी रेलवे के कर्मचारियों और उनके परिवार को खुद को फिट रखने के लिए इस मूवमेंट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अधिक लोगों को भागीदारी के लिए जागरूक किया जाएगा तथा मंडल व जोनल रेल के खेल संघों को भी इससे जोड़ा जाएगा। मेरठ के कलीना गांव निवासी शूटर सौरभ चौधरी निशानेबाजी की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किए गए हैं। सौरभ ने 2018 एशियाई खेल निशानेबाजी में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। बाद में उन्होंने 245.5 के स्कोर के साथ अपना खुद का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया और कोरिया के चांगवन में 2018 विश्व चैंपियन में जूनियर मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण का दावा किया और अब सौरभ को अर्जुन अवार्ड से नवाजा जाएगा। अर्जुन अवार्ड की घोषणा के बाद सौरभ और उनके परिवारजनों के साथ गांव कलीना में भी जश्न का माहौल है। लोगों ने सौरभ के घर जाकर उन्हें बधाइयां दी।
अर्जुन अवार्ड की घोषणा के बाद सौरभ चौधरी ने दूरदर्शन से खास बातचीत में बताया कि इस अवार्ड की घोषणा के बाद वो बहुत खुश हैं। उन्होंने ये अवार्ड अपने परिजनों एवं गुरुजनों की वजह से पाया है। वे शूटिंग के साथ साथ मेडिटेशन और योगा भी कर रहे हैं। साथ ही साथ कोरोना काल की वजह से वो आजकल अपने घर में ही प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो अपने भारत का नाम विश्व में रोशन करना चाहते हैं। स्टार्ट की थी तभी नेशनल हुआ था, नेशनल में भी अच्छा हुआ था, मेरा यूथ में मेडल था गोल्ड। फिर 2016 में फिर मेरा इंटरनेशनल हुआ था। फिर धीरे धीरे जूनियर में मैं खेलता रहा। फिर मेरा सीनियर में जो फर्स्ट इंटरनेशनल था वो था एशियन गेम्स, वही बहुत अच्छा हुआ, उसमें गोल्ड मेडल था। और फिर ये वर्ल्ड कप होते रहे, वर्ल्ड कप भी अच्छे हुए। फिर जो अवार्ड है गोल्डन टारगेट अवार्ड 2019 में मुझे मिला, और लक्ष्मण अवार्ड जो यूपी स्टेट ने दिया है, और अभी अर्जुन अवार्ड है जो मिलेगा। शूटिंग है ये एक मेंटली गेम है, तो जैसे अपने मेंटली को प्रिपेयर करने के लिए मेडिटेशन हुआ, योगा हुआ, इसको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और प्रैक्टिस भी मेन चीज़ है, प्रैक्टिस भी ऐसी नहीं कि सब कुछ मतलब माइंड है, इसमें फिजिकल भी करते रहना चाहिए, योगा, फिजिकल, रनिंग। और अपना पूरा फोकस जब शूटिंग कर रहे हैं तो पूरा फोकस अपना प्रैक्टिस के वक्त पर प्रैक्टिस पे रखे। अगस्त 1942 को मोहम्मदाबाद तहसील परिसर पर तिरंगा फहराने के प्रयास में डॉक्टर शिव पूजन के नेतृत्व में 8 लोग शहीद हो गए। उसके बाद भी अंग्रेजों का कहर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर बरसता रहा। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद तहसील पर यूनियन जैक उतार कर तिरंगा फहराते हुए डॉक्टर शिव पूजन राय के नेतृत्व में अष्ट शहीदों ने अपनी प्राण की आहुति दी थी। गाजीपुर के अष्ट शहीदों की याद में मोहम्मदाबाद शहीद स्मारक भवन पर आज अष्ट शहीद पार्क में स्थापित डॉक्टर शिव पूजन राय की प्रतिमा पर मुख्य विकास अधिकारी एवं जनपद भर से आए राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर तिरंगा फहराकर और दीप प्रज्वलित कर अष्ट शहीदों की झांकी का उद्घाटन किया गया। पूरा देश अंग्रेजों को हराने के गांधी जी के आह्वान पर करो या मरो वाले नारे पर एकबद्ध हो रहा था। नौजवान पूरे देश में अपने अपने ढंग से तमाम आंदोलन को ऑर्गेनाइज कर रहे थे। उसी क्रम में हमारे यहाँ भी नौजवानों ने तमाम आंदोलन किया, विभिन्न जगहों पर, विभिन्न देशों पर कार्यक्रम किए और 18 अगस्त को अपने पूर्व घोषणा के आधार पर आए और गर्व के साथ मैं कह सकता हूँ कि एक बेमिसाल साहस थी। हमारे पूर्वजों ने एक साथ झुंड में यहाँ आकर के तिरंगे की आन शान के लिए, एक आदमी के सीने पर गोली लगी, 8 लोग शहीद होते गए, गोलियां लगती गई, झंडे को गिरने नहीं दिए। इस तहसील प्रांगण में आकर के झंडे को स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री अनिल राजभर ने आज लोक भवन में प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि बाढ़ राहत का कार्य सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में है। इसके लिए बजट की कोई भी कमी नहीं है। उन्होंने बाढ़ प्रभावित जनपदों के जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि बाढ़ पीड़ितों को समय से राहत प्रदान की जाए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तटबंध के निरंतर पेट्रोलिंग के साथ साथ बांधों में कटान की स्थिति पर सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। अभी तक सब मिलाकर हम ये कह सकते हैं कहीं से भी ऐसी स्थिति नहीं है जो कंट्रोल से बाहर हो। स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में है। श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट आदेश है कि बाढ़ राहत कार्य हमारी उच्च प्राथमिकता पर है और बाढ़ के क्षेत्र में जो राहत कार्य चलाए जा रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्य को जल्द से जल्द कहीं भी कोई सूचना आती है उसको तुरंत उसका पालन हो, समस्या का समाधान हो। राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित डॉल्फिन अब विलुप्त होने की कगार में है। विलुप्त प्राय इस जीव का कुनबा फतेहपुर जिले के आदमपुर घाट से भिटौरा घाट तक देखने को मिला है, जिनके संरक्षण के लिए वन विभाग का सचल दस्ता लगातार गंगा घाट में गश्त कर रहा है। विभाग द्वारा गुप्त सूचना तंत्र मजबूत किया गया है जिससे इनको नुकसान पहुंचाने वालों से इनका संरक्षण का कार्य किया जा सके। क्षेत्रीय वन अधिकारी RAL सैनी ने बताया
कि फतेहपुर जनपद में डॉल्फिन बहुतायत पाई जाती हैं, जिसके संरक्षण के लिए हम लोग लगातार गश्त करते रहते हैं और इस बार 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के डॉल्फिन प्रोजेक्ट के आह्वान के बाद इसके संरक्षण में निरंतर तेजी कर दी गई है। नदियों को प्रदूषण से बचाने वाले स्रोतों में डॉल्फिन को भी मुख्य माना गया है, जो नदियों को शुद्ध करने में बड़ी सहायक है। इसके अलावा स्थानीय लोगों को इनकी खूबियां बताकर संरक्षण के लिए जागरूक किया जा रहा है। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना के प्रस्ताव के साथ कई अहम प्रस्तावों को दी गई मंजूरी। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के सिलसिले में सीबीआई से जांच कराने संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला, मामले की जांच सीबीआई को सौंपी। प्रदेश में 40,75,174 सैंपल की हुई कोरोना टेस्टिंग। अब तक कोरोना संक्रमण से 1,15,227 लोग हुए ठीक। और विधानमंडल का मानसून सत्र कल से होगा शुरू। कोविड-19 महामारी के चलते सदन में कराई जा रही है विशेष व्यवस्था। मंडप में मास्क लगाना होगा अनिवार्य। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। सुनो। हाँ